ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड आफ्टरनून मालिनी सक्सेना, सपना प्रजापति, प्रथम, संकेत, गुड आफ्टरनून प्रनीत, हिमांशु, हाईएस्ट मार्क्स एंड अरे लव यू ब्रो हिमांशु, यार मजा आ गया यार। हिमांशु मजा आ गया तुम्हारा ये मैसेज देख के यार। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन, अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सुबह की क्लास के बाद ये मजा आ गया कि चलो यार, ओवरऑल तो ये सेकंड क्लास है, इवन तो जीएसटी की ये पहली क्लास है, लेकिन ओवरऑल ये सेकंड क्लास हो गई हमारी। तो जो दो प्रोमिसेस हम लोगों ने लिए थे वो तो यहां पर उनको तो रिवाइज करना ही है। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन ऋषभ, वेरी गुड। हाईएस्ट मार्क्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मालिनी, अमेजिंग, टू गुड यार, टू गुड। शिवानी, गुड आफ्टरनून। वैष्णवी मोरे, गुड आफ्टरनून। मुस्कान काजी, गुड आफ्टरनून। कुशल, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन। प्रणीत, एग्जाम ओरिएंटेड। लवजीत, गुड आफ्टरनून। करिश्मा, गुड आफ्टरनून। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट, दिस इज जस्ट ग्रेट यार, मजा आ गया। लव यू ऑल, सीरियसली मजा आ गया। ये जिस तरह से आप लोगों ने आते ही यहां पर शुरू किया ना बम्बार्डमेंट, बस यही एग्जैक्ट यही स्पैमिंग मैं चाहता हूं, एग्जैक्ट यही स्पैमिंग मैं चाहता हूं। एंड दिस विल गो ऑन टिल द लास्ट सेशन। जो आखिरी सेशन होगा ना उसमें भी हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में स्पैमिंग हो जाए, हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, कम ऑन। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्विकली एवरीवन। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडीज, ये हमारे दो प्रोमिसेस हैं जो मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं, और ये प्रोमिसेस आप लोग यहां पर कर भी रहे हो, दैट इज जस्ट अमेजिंग। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, वेरी गुड। आर्ची, लवजीत, सईदा, आदित्य, जीनल, ग्रेट ग्रेट। हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, मजा आ गया यार, सीरियसली मजा आ गया। चलो, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, और बहुत सारी चीजें आप लोग यहां पर देखोगे, सीखोगे, समझोगे। प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोग समझोगे। आप देखोगे कि यार ये 2017 में ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाने की जरूरत पड़ी, जब पहले कुछ ना कुछ चल रहा था, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, देखो, तो मेरी बातें बहुत ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो होता क्या था, हमेशा से एक ये सिस्टम चलता आ रहा था, हमेशा से एक ये सिस्टम चलता आ रहा था कि अगर सपोज मैंने सामान बेचा किसी को, मैंने सामान बेचा, सपोज वैष्णवी को सामान बेचा, ठीक है। मैंने लेट से वैष्णवी को सामान बेचा, ठीक है। सामान की वैल्यू थी लेट से 100 रुपए, ठीक है। अब मैं वैष्णवी से लूंगा 110 रुपए, मैं वैष्णवी से लूंगा 110 रुपए, ठीक है। ये जो 100 रुपए होता था, ये जो 10 रुपए मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं, इसको हम बोलेंगे सेल्स टैक्स। क्या बोलेंगे? सेल्स टैक्स। मतलब मैं अगर कुछ बेच रहा हूं तो उस पर मुझे टैक्स लेना पड़ेगा, सेल्स टैक्स। और फिर ये 10 रुपए क्या मेरी जेब में जाएगा? नहीं, ये सेल्स टैक्स जो मैं वैष्णवी से लूंगा, ये मैं सरकार के खाते में जमा कर दूंगा, ये मैं सरकार के खाते में जमा कर दूंगा, ठीक है। अब सुनो, इस टैक्स को सरकार के खाते में जमा कौन कर रहा है? निशांत कुमार। पर ये टैक्स किसकी जेब से निकला है? वैष्णवी। ये टैक्स किसकी जेब से निकला है? ये टैक्स निकला है वैष्णवी की जेब से। तो क्या मैं इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकता हूं? ये टैक्स फाइनली कौन बेयर कर रहा है? वैष्णवी इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ दिस टैक्स, वैष्णवी इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ दिस टैक्स। और इस टैक्स को पे कौन कर रहा है? मैं पे कर रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स में क्या होता है? वैष्णवी पैसा कमाएगी, वैष्णवी उसमें से टैक्स पे करेगी। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? वैष्णवी डायरेक्टली सरकार को पे नहीं करेगी, वैष्णवी किसी और को देगी और वो कोई और सरकार को पे कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सदियों से चला आ रहा था कि जब भी हम लोग कुछ सामान बेचते थे, दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक है गुड्स, एक है गुड्स और दूसरी है सर्विसेज, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज, इन दो चीजों के अलावा कुछ होता नहीं है, ठीक है। गुड्स मतलब मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं, चिप्स का पैकेट बेच रहा हूं, किताब बेच रहा हूं, ये हो गई गुड्स। सर्विसेज का मतलब मैं आपको कोई सर्विसेज बेच रहा हूं, मैं यहां पर टीचिंग सर्विसेज बेच रहा हूं, डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज बेचते हैं, लॉयर्स आपको, लॉयर्स भी आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज बेचते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो गुड्स होंगे या तो सर्विसेज होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हुआ क्या कि हमेशा से ये चलता आ रहा था कि जब भी हम गुड्स सेल करते थे तो गुड्स की सेलिंग पर हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेते थे और ये पैसा हम सरकार को जमा कर देते थे, और इसी को सेल्स टैक्स कहा जाता था। रादर इसको अगर मैं और टेक्निकली बोलूं तो इसको कहा जाता था सेंट्रल सेल्स टैक्स,
क्या कहा जाता था? इसको बोला जाता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है। 1994 में 1994 में सर्विसेज के ऊपर भी ये टैक्स आ गया। सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स आ गया। मतलब यहां पर बोला गया कि सपोज निशांत है, मैं अपनी टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूं। अब यहां पर हम किसी और का एग्जांपल ले लेंगे, लेट्स से विनय। मैं यहां पर विनय को अपनी टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूं। ठीक है। मैंने विनय से कहा मेरे फीस 5000 रुपीज है। विनय ने मुझे कितने पैसे दिए? विनय ने मुझे दिए लेट्स से 5500 रुपीज। ये जो 500 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा लिया, ये मैं सरकार के खाते में जमा कर दूंगा। ये हो गया आपका सर्विस टैक्स। ठीक है। अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था भाई। गुड्स पे सेल्स टैक्स कलेक्ट कर लो, सर्विसेज के सप्लाई पर सर्विस टैक्स कलेक्ट कर लो। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर हम लोगों ने कहा कि नहीं ये तो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भाई ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? राइट। गुड्स बेचने पर आपको सेल्स टैक्स मिल रहा था, सर्विसेज मिलने पर आपको सर्विस टैक्स मिल रहा था। ठीक है। गुड्स बेचने पर आपको सेल्स टैक्स मिल रहा था, सर्विसेज बेचने पर आपको सर्विस टैक्स मिल रहा था। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि आप लोगों को सब कुछ चेंज करके, नहीं नहीं पूरा एकदम एक ड्रास्टिक चेंज करने के बाद आपने क्या किया? आपने कहा नहीं अब तो हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेकर आ जाएंगे, अब हम जीएसटी लेकर आ जाएंगे। ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी? ठीक है। ओके। तो इसके लिए हम लोगों को समझना होगा कि जो एग्जिस्टिंग सेल्स टैक्स सिस्टम था उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी। बहुत आराम से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा। एंड ये एंड तक सुनना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। आओ देखो। तो there has always been a taxation on sale of goods called the central sales tax. Any person who would sell goods to anyone would charge a tax on the value of the goods. Later on, a tax was also introduced on the provision of services called the service tax. Very good. Any person who would provide any services to anyone would charge tax on the value of services. Now, both have been merged to what is known as goods and services tax. The question arises, why? Why has there been such a major change? What was the need? और ये जानने के लिए हम लोगों को जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम है ना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझना होगा। अगर हमें ये जानना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, गुड्स वाले टैक्स को और सर्विस वाले टैक्स को मिलाकर एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाने की क्या ही जरूरत पड़ी थी, तो हम लोगों को जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम है उसके अंदर की प्रॉब्लम्स को समझना होगा। आओ समझते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक, देखो। सपोज ए मैन्युफैक्चरर्स सर्टेन गुड्स एंड सेल्स देम टू बी। अब ए कौन है? ए हो गया मैन्युफैक्चरर। बी कौन है? बी हो गया रिटेलर। राइट। रिटेलर क्या करता है? जो गुड्स ए से खरीदता है उस पर कुछ तो प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद कस्टमर को बेच देता है सी को। ठीक है। उसके बाद ये आगे फर्दर कस्टमर को बेच देता है और कस्टमर है हमारा सी। अब इनकी कॉस्ट शीट्स देखना। ठीक है। आप लोग इनकी यहां पर कॉस्ट शीट्स देखना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। तो आप लोग यहां पर इनकी कॉस्ट शीट्स देखना, तो यू विल एंजॉय इट। देखो, लेट्स से मैं ये बोलता हूं कि ए ने माल खरीदा। ठीक है। लेट्स से ए ने अब ए जो है वो तो मैन्युफैक्चरर है। अगर ए मैन्युफैक्चरर है तो वो खुद कोई परचेज तो करेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो गुड्स खरीदेगा उसके बाद बेचेगा, नहीं, वो रॉ मटेरियल्स खरीदेगा। लेट्स से ए ने 150 रुपीज के रॉ मटेरियल्स लगाए। ठीक है। इसने लेट्स से 40 रुपीज का लेबर लगाया। ठीक है। इसने लेट्स से 20 रुपीज के ओवरहेड्स लगाए और इसने अपना 35 रुपीज का प्रॉफिट जोड़ा। टोटल कितना आ गया? लेट्स सी, टोटल कितना आवा? 150 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 35 कितना आ गया? 245 आ गया। ये आ गया 245। अब इस पर इसने लगाया सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5%। किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली यहां पर देखते रहो, क्योंकि ये सब बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आपको आ गया तो उसके बाद सब कुछ बहुत आसान हो जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी सारी चीजों में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक। तो अब 12.5% का यहां पर लेट्स से सेल्स टैक्स लगेगा, तो 245 के ऊपर मैं लगाऊंगा 0.125, तो ये आएगा 30.625। इसको मैं कह सकता हूं 30.63, इसको मैं कह सकता हूं 30.63। ठीक है। अब टोटल कितना पैसा लिया? 245 प्लस 30.63, ये आ गया 275.63। 275.63। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक एकदम क्लियर चल रहा है।
यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, फटाफट से चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो मुझे। परचेज प्राइस मेरा 0 था, रॉ मटेरियल 150 रुपए का लगाया मैंने, लेबर मैंने 40 रुपए का लगाया, ओवरहेड्स मैंने 20 रुपए के लगाए, 35 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, टोटल 245 रुपए का सामान निकल कर आया, उस पे मैंने 12.5% सेल्स टैक्स लगाया और फाइनल वैल्यू निकल के आई 275.63। यहां तक की बात तो सबको क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर, वेरी गुड। आर्ची, लवजीत, संकेत, विनय, लवजीत, अंश, वैष्णवी, मालिनी, ठीक, वेरी नाइस। तो 275.63, अंश, बब्बर, सो नाइस टू सी यू हियर, सो नाइस टू सी यू हियर। चलो, तो करिश्मा वर्मा, मुस्कान काजी, प्रणीत, मालिनी, वैष्णवी, वेरी गुड। तो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये कौन है? धत्रिका, धत्रिका साक्षी, वेरी गुड, ठीक है, 275.63। अब आप इधर देखो, अब हमने क्या किया, बी के लिए जो परचेज प्राइस होगा वो क्या होगा? बी कितने में खरीदेगा? बी जो है ए से ही तो खरीद रहा है, बी जो है वो ए से ही तो खरीद रहा है, तो बी के लिए परचेज प्राइस विल बी 275.63। यस, बी के लिए परचेज प्राइस विल बी 275.63। अब क्योंकि बी इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करेगा, तो बी के लिए सपोज कोई रॉ मटेरियल नहीं है, बी के लिए सपोज कोई लेबर नहीं है, लेकिन बी ने ओवरहेड्स इनकर किए, लेट्स से 20 रुपए के ओवरहेड्स इसने इनकर किए और 20 रुपए का इसने प्रॉफिट लगाया। अब टोटल कितना आ गया? अब टोटल कितना आया? +20 and this comes to 315.63, 315.63। अब इसके ऊपर फिर से 12.5% का सेल्स टैक्स लगेगा, फिर से 12.5% का, तो दिस विल बी 39.45, 39.45 और 315.63, 315.63 प्लस 39.45, ये आ गया 355.08। ये फाइनल वैल्यू आई जिसपे कस्टमर को सामान भेजा जाएगा, 355.08। इस वैल्यू पर कस्टमर को सामान बेचा जाएगा। क्या ये बात अभी तक सबको क्लियरली समझ में आ रही है? आरची मधवानी, वेरी गुड, वैष्णवी मोरे, रौनक यादव, करिश्मा वर्मा, वेरी वेरी नाइस। यस, इस पे सामान बेचा जाएगा कस्टमर को, ठीक है। अब आओ, अब हम लोग करने जा रहे हैं पूरा एक एक डाइसेक्शन, ठीक है। अब देखना, ये जो 355.08 रुपीज है, इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में तोड़ते हैं। ये 355.08 कैसे आएगा? दिस प्लस दिस करके आया है, यानी 315.63 प्लस 39.45। तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं, ये आएगा 315.63 प्लस 39.45 प्लस 39.45, यही हुआ। और ये 39.45 कैसे आया? जब हमने इस पे 12.5% लगाया, ओके। तो इस पे अगर मैं 12.5% लगाऊंगा इंटू 12.5%, तो ये आएगा 315.63 पर जब मैं 12.5% लगाऊंगा तो 39.45 आएगा। अब सुनो, ये जो 315.63 है, ये कैसे आया? ये ऐसे आया, देखो 275.63 प्लस 40 रुपीज, तब जाकर आया 315.63। आई होप दिस इज क्लियर। आराम से सुनते रहना, मैं 2-3 बार इसको रिपीट करूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। अभी कोई इधर उधर की बातें मत सोचना कि सर इसको लिखना है क्या, कैसे करना है, वगैरह वगैरह, कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फोकस ओवर हियर, राइट। सारी चीजें आप लोगों को नोट्स में दी हुई हैं, सारी चीजें आप लोगों को बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन आप लोगों को यहां पर समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो 315.63 कैसे आया? 275.63 प्लस 40, तो 275.63 प्लस 40। मुझे एक बात बताओ, अगर 315.63 पर 12.5% लगा है और 315.63 के ये दो पार्ट्स हैं, तो क्या ये कॉमन सेंस है कि दिस इज ऑल्सो, इसके ऊपर भी 12.5% लगा होगा एंड इसके ऊपर भी 12.5% लगा होगा, तब जाके ये दोनों फिगर्स आई होंगी विच विल टोटल टू 39.45। क्या ये कॉमन सेंस है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो कॉमन सेंस वाली बात मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 355.08 को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा, ठीक है, 315.63 और 39.45। फिर मैंने आपको बताया कि 39.45 आया कैसे? 315.63 में 12.5% जोड़ा, तब जाकर 39.45 आया। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो 315.63 है, इसमें दो पार्ट्स आएंगे, 275.63 प्लस 40, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैंने 315.63 पर 12.5%
मल्टीप्लाई किया है, तो डोंट यू थिंक इट्स ऑब्वियस कि 275.63 पर भी 12.5% लग जाएगा और 40 रुपए पर भी 12.5% लग जाएगा? यस, डू यू थिंक दिस इज ऑब्वियस? यस, ऑब्वियस है। विनय, आर्ची, आदित्य, लवजीत, मालिनी, प्रणीत, वैष्णवी, रौनक, जीनल, वेरी गुड। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, 275.63 के ऊपर 12.5% लगेगा, कितना आएगा? लेट्स सी, 275.63 के ऊपर 12.5%, ये आएगा 34.45। यहां मैं लिख देता हूं 275.63 इंटू 0.125। ठीक है, एंड सिमिलरली ये जो 40 रुपीज है इसके ऊपर भी 12.5% लगेगा। जो 40 रुपीज है इसके ऊपर भी 12.5% लगेगा, एंड दिस विल बी 5, 40 इंटू 0.12। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ये 12.5 लग गया है। और अगर आप टोटल करके देखो तो ये 34.45 प्लस ये 5, ये वही आएगा 39.45। दिस इज ऑल्सो 34.45 प्लस 5, दिस इज 39.45। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ये जो 275.63 है, आप इसको ब्रेक करके देखते हैं। ये जो 275.63 है, ये जो 275.63 है, इसको ब्रेक करके देखें तो ये कैसा आ रहा है? 245 प्लस 30.63। ठीक है, 245 प्लस 30.63, आओ देखो इसको, 245 प्लस 30.63, और ये कैसे आया 30.63? ये आया इसका 12.5% से मल्टीप्लाई करके इंटू 12.5%। ठीक है, ये कैसे आया? इंटू 12.5%। अब मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, अगर मैं कह रहा हूं कि 275.63 को 12.5 से मल्टीप्लाई करके ये आया है, तो क्या ये ऑब्वियस है कि 245 का भी 12.5% निकालेंगे और 30.63 का भी 12.5% निकालेंगे? फटाफट से कंफर्म कर दो, क्या ये कॉमन सेंस है? क्या ये ऑब्वियस है? अगर 275.63 का 12.5% निकाल के 34.45 आया है, एंड 275.63 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 245 प्लस 30.63, दैट मींस हम ऑटोमेटिकली 12.5% इस पर भी लगा रहे हैं और 12.5% इस पर भी लगा रहे हैं। यस और नो? इज दिस कॉमन सेंस? यस। मुस्कान, विनय, प्रथम, मालिनी, संकेत, अल्फिया, आर्ची, लवजीत, नल, वेरी गुड, वेरी गुड। आओ देखो मजा, अगर मैं इस 245 पर 12.5% लगाता हूं तो कितना आता है? ये आता है 30.63, और अगर मैं इस 30.63 पर 12.5% लगाता हूं तो कितना आता है? ये आता है 3.83। अब आप दो भीषण प्रॉब्लम्स देखिए, अब आप दो भीषण प्रॉब्लम्स देखिए भाई। 245 पर एक बार तो टैक्स यहां लग चुका ना, 30.63 रुपीज, देख रहे हो? 245 पर एक बार यहां 30.63 रुपीज का टैक्स लग चुका है, लेकिन जब हम 275.63 पर टैक्स लगा रहे हैं तो 245 पर एक बार फिर से टैक्स लग रहा है 30.63 का। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? फिर से देखना, 245 रुपीज पर हम एक बार टैक्स लगा चुके हैं 12.5% का, लेकिन जब हम 275.63 पर टैक्स लगा रहे हैं तो 245 पर एक बार फिर से टैक्स लग रहा है 30.63 का। क्या ये आप लोगों को बात समझ में आ रही है? क्या ये दिखाई दे रहा है? एक ही वैल्यू पर 245 रुपीज पर दो दो बार टैक्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बार यहां और एक बार यहां। क्या आप लोगों को दो दो बार टैक्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का नाम है डबल टैक्सेशन। इस प्रॉब्लम का नाम है डबल टैक्सेशन। ठीक है, इस प्रॉब्लम का नाम है डबल टैक्सेशन। एक ही वैल्यू पर दो बार टैक्स लग रहा है, डबल टैक्सेशन। और मजे की बात देखो, और मजे की बात देखो, ये जो 30.60 रुपीज है, जो कि ऑलरेडी टैक्स का अमाउंट है भाई, इसके ऊपर भी 12.5% टैक्स लग गया। टैक्स के ऊपर किस बात का टैक्स? एक बार आपको टैक्स मिल चुका है, आप उसके ऊपर फिर से टैक्स लगा रहे हो। हाउ डज इट इवन मेक एनी सेंस? 30.60 रुपीज पर एक 30.60 रुपीज पर टैक्स लगाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है ना। ये तो टैक्स का अमाउंट है, टैक्स के ऊपर कौन टैक्स लगाता है?
ये बात समझ में आ रही है? तो इसको, ये है टैक्स ऑन टैक्स, ये है टैक्स ऑन टैक्स। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है? अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, ए इज अ मैन्युफैक्चरर। ए ने क्या किया? ए ने कुछ भी नहीं खरीदा। ए ने रॉ मटेरियल लगाया 150 रुपए का, लेबर लगाया 40 रुपए का, ओवरहेड्स लगाए 20 रुपए के, प्रॉफिट लगाया 35 रुपए का, और टोटल आ गया 245 रुपीज। ए ने इस पर 12.5% का सेल्स टैक्स लगाया, 30.63 रुपीज आया, और ए ने बी को सामान बेचा 275.63 में। बी ने 275.63 में सामान खरीदा, 20 रुपए के ओवरहेड्स लग गए, 20 रुपए का इसने प्रॉफिट ऐड किया, यानी इसने टोटल 40 रुपए की वैल्यू ऐड की। बी ने टोटल कितने रुपए की वैल्यू ऐड की? बी ने टोटल 40 रुपए की वैल्यू ऐड की। उसके बाद ये आ गया, इस पर सेल्स टैक्स लगा 12.5% का, और उसके बाद ये वाली फिगर आ गई। अब मैं इस वाली फिगर को डाइसेक्ट कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि अगर हम लोग 355.08 के दो पार्ट्स करें तो ऐसे आते हैं 315.63 और 39.45। अब 315.63 का 12.5% आता है ये 39.45। अगर 315.63 को डाइसेक्ट करो तो दो पार्ट्स में आता है 275.63 प्लस 40। अगर 315.63 पर 12.5% लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर भी 12.5% है, इस पर भी 12.5% है। हम लोगों ने यहां पर 12.5 लगा दिया। अब मैंने कहा 275.63 को डाइसेक्ट करते हैं तो 245 और 30.63, ये 30.63 कैसा आ रहा है? 245 का 12.5% करके आ रहा है। अब अगर 275.63 पर ये 12.5% लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 245 पर भी 12.5% लग रहा है, और ये जो 30.63 है इस पर भी 12.5% लग रहा है। मतलब 245 पर तो दो बार टैक्स लग गया, एक बार यहां पर लगा और एक बार यहां पर लग गया। इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। और यहां पर ये जो टैक्स वाले अमाउंट है इसके ऊपर भी टैक्स लग गया, तो इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स यानी कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स यानी कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रही है? गॉट इट? विनय क्लियर? प्रथम वेरी गुड, प्रॉब्लम क्लियर हो गई। अब देखो, ये तो प्रॉब्लम थी सेल्स टैक्स के साथ, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत इंट्रा स्टेट लेवल पर, दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होती है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट, ठीक है। इंट्रा स्टेट का मतलब एक स्टेट के अंदर अंदर, और इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैंने उत्तर प्रदेश, या अगर मैं बोलूं मैंने प्रयागराज से कानपुर में माल बेचा, अगर मैंने प्रयागराज से कानपुर में माल बेचा, तो यह उत्तर प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश, इसको मैं बोलूंगा कि दिस इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, दिस इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर मैं प्रयागराज से लेट्स से मुंबई सामान बेचता हूं, अगर मैं प्रयागराज से मुंबई सामान बेचता हूं, तो ये तो उत्तर प्रदेश में है और ये कहां है? ये महाराष्ट्र में है। तो ये हो जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ये हो जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट की, इसको इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व करने के लिए एक 2005 में सिस्टम आया, और उस सिस्टम का नाम था वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, ठीक है। 2005 में एक ये सिस्टम आया और इस सिस्टम का नाम था वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, राइट। तो इसको इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व करने के लिए ये सिस्टम आया वैल्यू एडेड टैक्स। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखो, मैं एक बार फिर से आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सेम एग्जांपल है लेकिन ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अभी यहां पर क्या हुआ, ए के पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है सब अभी समझ में आएगा, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। सुनो, ए ने कुछ खरीदा तो था नहीं, ए का रॉ मटेरियल कितना था? 150 रुपीज का था। ए का लेबर कितना था? 40 रुपीज का लेबर था। 20 रुपीज के ओवरहेड्स थे, 20 रुपीज का प्रॉफिट, सॉरी 35 रुपीज का प्रॉफिट था ना, हाँ 35 रुपीज का प्रॉफिट था। टोटल आया था 245 और ये आ गया था 30.63, ये आ गया था 30.63,
और सेलिंग प्राइस कितना आया था 275.63। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, लेट्स से ये भी यूपी का है एंड ये भी यूपी का है, दोनों के दोनों यूपी के हैं, ठीक है, दोनों के दोनों यूपी के हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो बंदा है ए, इसने 30 रुपीज 63 पैसा तो टैक्स कलेक्ट किया है, तो क्या ए इस पैसे को यूपी गवर्नमेंट को जमा करेगा? मैंने आपको बताया जीएसटी का, मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा खेल ही ये है कि ए ने बी को माल बेचा, इससे कुछ टैक्स कलेक्ट किया और ये टैक्स किसको जमा करेगा? सरकार को जमा करेगा, राइट? तो ये 30.60 रुपीज ये किसको जमा करेगा? यूपी गवर्नमेंट को जमा करेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ये 30 रुपीज यूपी गवर्नमेंट को जमा करेगा। फटाफट से चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो। ठीक है, धत्रिका, प्रथम, मालिनी, नल, ए शैल डिपॉजिट विद यूपी गवर्नमेंट। वेरी गुड विनय, वेरी नाइस। ए जो है यूपी गवर्नमेंट को कितना जमा कर देगा? ए यूपी गवर्नमेंट को जमा कर देगा 30.63। ठीक है, और मजे की बात यह है कि ए जो पैसा जमा करेगा बी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो बी के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा 30.63। अभी ये क्या होता है, क्या मतलब है इसका, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी 5 मिनट के अंदर अंदर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बी ने ए से ये माल कितने में खरीदा? बी ने ए से ये माल खरीदा 275.63 में। ठीक है, तो बी ने अपने लिए परचेज प्राइस लिखा 275.63। बी ने अपने लिए परचेज प्राइस लिखा 275.63। जैसे ही बी ने यहां पर अपने लिए परचेज प्राइस लिखा 275.63, मैं पहुंच गया। मैंने कहा बी तुम मत करो, देखो तुम्हें क्रेडिट मिलने वाला है, तुम परचेज प्राइस अपना 245 ही रखो। बी से मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपना परचेज प्राइस 245 ही रखो, ये जो तुमने टैक्स पे किया है इस टैक्स का तुमको क्रेडिट मिलेगा। बी ने कहा भैया क्रेडिट मिलेगा का क्या मतलब है? मैंने कहा तुम बात तो मानो मेरी, परचेज प्राइस तुम्हारा 245 है, 275.63 नहीं है। बी कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैंने 275 रुपए 63 पैसे दिए, आप मेरा नुकसान कराओगे भैया। मैंने कहा यार भरोसा है मुझ पर या नहीं? ऑनेस्टली इस समय बी को मेरे ऊपर थोड़ा सा कम भरोसा था, इस समय बी को मेरे ऊपर थोड़ा सा कम भरोसा हो रहा था, लेकिन बेचारा क्या करता, उसने कहा कि चलो है तो। मैंने कहा अब अगर तुझे मेरे ऊपर भरोसा है तो मेरी बात सुन, तेरे परचेज प्राइस 245 है, योर परचेज प्राइस इज नॉट 275.63। ठीक है, योर परचेज प्राइस इज ओनली 245, तो तुम यहां पर 245 ही लिखो, तुम यहां पर 245 ही लिखो। ठीक है, बी ने कहा भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम टेंशन लो ही मत, अभी तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगा, एकदम से बत्ती जलेगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी बस जितना कह रहा हूं उतना कर लो। मैंने बी से कहा परचेज प्राइस तुम 245 रखो, ओके, बी मान गया। रॉ मटेरियल कुछ था नहीं, लेबर कुछ था नहीं, 20 रुपए का ओवरहेड्स, 20 रुपए का प्रॉफिट, टोटल कितना आया 245, 4 5 6 7 8 285 रुपीज आ गई। ठीक है, ये आ गया 285 रुपीज। अब 285 रुपीज पर 12.5% लगाएंगे, 35.63। टोटल कितना आया 285 प्लस 35.63, ये आया 320.63। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ठीक है, बी ने इतना टैक्स लिया 35.63 और बी जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के पास ये टैक्स जमा करने। बी जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के पास ये टैक्स जमा करने। जैसे ही बी यूपी गवर्नमेंट के पास जाता है और कहता है कि देखिए मैंने माल बेचा 35.63 रुपीज का मेरा टैक्स बनता है, ये लीजिए 35.63 रुपीज। जैसे ही बी यूपी गवर्नमेंट के पास जाता है और कहता है कि ये लीजिए 35.63 रुपीज, यूपी गवर्नमेंट कहती है अरे तुम क्यों लोड ले रहे हो, तुमने जब ए से सामान खरीदा था तो तुमने ए को 30 रुपीज 60 पैसा दिया था। तो बी ने कहा दिया था, तो यूपी गवर्नमेंट कहती है तो तुमको उसका क्रेडिट मिल गया, मतलब अब तुम्हें 35.63 रुपीज देने की जरूरत नहीं है। तुमने जो पहले टैक्स दिया था 30.63 रुपीज उसको माइनस कर दिया जाएगा और तुम्हें कितना देने की जरूरत है, तुम्हें सिर्फ 5 रुपए टैक्स देने की जरूरत है। ठीक है भाई, ये जो ए ने जमा किया 30.63 किसकी जेब से निकाल कर दिया? बी की ही तो जेब से निकला। बी को इसने 245 रुपए में माल बेचा था, 30 रुपए 63 पैसे इसने बी से टैक्स लिया था, सेल्स टैक्स लिया था, और ए ने यही 30 रुपए 63 पैसे यूपी गवर्नमेंट को जमा कर दिया था और बता दिया था कि बी से लिए हैं।
बता दिया था बी से लिए हैं, इसीलिए मैं बी से कह रहा था कि भाई तुम्हें ये 30 रुपीज 63 पैसे का क्रेडिट मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 30 रुपीज 63 पैसे का क्रेडिट मिल गया तो भले ही ये बी ने ए को दिया, लेकिन क्या ये बी के लिए एक्चुअल में खर्चा हुआ? नहीं, क्योंकि बाद में तो इसको इसका क्रेडिट मिल गया ना, बाद में बी को 30.63 रुपीज का क्रेडिट मिल गया, तो बी के लिए परचेज प्राइस कितनी हो गई? ओनली 245 रुपीज, राइट? तो 245 में से वैल्यू को ऐड किया, और वैल्यू को ऐड करने के बाद 285 आया, इस पर सेल्स टैक्स लगाया। जब ये जमा करने जाएगा तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई तुम्हारी जेब से तो ऑलरेडी 30 रुपए 63 पैसा आके बचा हुआ है, तो तुम्हें ये 35 रुपए 63 पैसा देने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये 5 रुपए टैक्स दोगे। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? विनय कह रहा है ओह ओनली 5 bucks टू पे। यस, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस, इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। के बी ने इनपुट लिया था, बी ने ए से माल खरीदा था, और ए से माल खरीदने के समय जितना टैक्स बी ने दिया था ए को, उसका बी को बाद में अपनी टैक्स लायबिलिटी से क्रेडिट मिल जाएगा, और इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, एक बार फिर से समझो। ए के पास तो कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट था नहीं। परचेज प्राइस रॉ मटेरियल 150, लेबर 40, ओवरहेड्स 20, प्रॉफिट 35, 245 रुपीज, 245 रुपीज आया, उस पर सेल्स टैक्स लगा 275.60 रुपीज में ए ने बी को सामान बेचा। बी यहां 275.60 लिखने वाला था, मैंने कहा मत लिखो, क्योंकि ये 30 रुपए 63 पैसे का तुमको बाद में क्रेडिट मिल जाएगा। बी ने मेरी बात मानी और बी ने कहा कि ओके मैं यहां पर 245 लिखता हूं। बी ने 40 रुपए की वैल्यू ऐड की और 285 रुपीस पर सामान को बेचा, इस पर 12.5% का सेल्स टैक्स लगाया, और 320 रुपीज 63 पैसे में बी ने सी को माल बेचा। जब बी ये 35 रुपए 63 पैसे गवर्नमेंट के पास जमा करने गया, तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारा 30 रुपए 63 पैसे ऑलरेडी हमारे पास है, तुम सिर्फ 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, तुम सिर्फ 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। तो इसने कितना टैक्स पे किया? इसने सिर्फ 5 रुपए का टैक्स पे किया। और मजे की बात देखो कि ये जो वैल्यू ऐड हुई थी ना 40 रुपए की, ये जो 40 रुपए की वैल्यू ऐड हुई थी, इस पर टैक्स कितना आ रहा है? इस पर टैक्स 5 रुपए ही तो आ रहा था। इस पर टैक्स कितना आ रहा था? इस पर टैक्स 5 रुपए का ही तो आ रहा था, 12.5% का ही तो टैक्स आ रहा था। क्या ये बात दिखाई दे रही है आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आ रही है? गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन इफ यू थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग। गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग। फटाफट से बताओ, गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। ऑलराइट, प्रणीत, विनय, लवजीत, आदित्य, दिव्यांशु, वैष्णवी, जीनल, संकेत, प्राची, विद्या, वेरी गुड। ठीक है, अमेजिंग। सपना, अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपको इसका क्रेडिट मिल रहा है, तो द आइडिया इज कि जितनी वैल्यू ऐड होगी ना हर सप्लाई चेन पर, हर स्टेप पर, सिर्फ एडिशनल वैल्यू पर ही टैक्स लगेगा। हर सप्लाई चेन पर सिर्फ एडिशनल वैल्यू पर ही टैक्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पर 275.60 रुपीज पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 245 पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। तो 245 पर क्योंकि ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो 245 पर दोबारा से टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ 40 रुपीज का जो एडिशनल वैल्यू एडिशन है उसी पर 5 रुपए का टैक्स लगेगा। अब देखो यहां पर कई सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कौन सी बात होती है? यहां पर आपने बोला कि वैल्यू एडिशन 40 रुपीज का हो गया, यहां आपने बोला वैल्यू एडिशन 40 रुपीज का हुआ। अरे भाई 20 रुपए तो प्रॉफिट था सर, क्या बोल रहे हो आप? 20 रुपए तो से प्रॉफिट ऐड किया है, प्रॉफिट कहां से वैल्यू एडिशन होने लग गया? प्रॉफिट कब से वैल्यू एडिशन हो गया? ऐसे तो मैं 500 रुपए का प्रॉफिट बोल दूं और मैंने कहा मैंने 500 रुपए की वैल्यू ऐड की। तो अब यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को टेक्निकल टर्म्स में जाना होगा। तो वैल्यू का मतलब सिंपली आप समझो द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना था? 285, परचेज प्राइस कितना था? 245। जो भी डिफरेंस है दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। अब वो वैल्यू आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, वो वैल्यू हो सकता है आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें की, कुछ भी हो सकता है, बट वैल्यू का मतलब क्या हो गया? द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस। तो 285 अगर सेलिंग प्राइस है, 245 अगर परचेज प्राइस है, तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया? वैल्यू एडिशन हो गया 40 रुपीज का। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे इस प्रॉब्लम को वैट ने इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व किया?
क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैसे इस डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग वाली प्रॉब्लम को, कैस्केडिंग इफेक्ट वाली प्रॉब्लम को वैट ने इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व किया? एकदम क्लियरली बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब दूसरा सवाल यहां पर आता है कि सर वाई ओनली इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट लेवल पर वैट ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व नहीं किया? ठीक है, इंटर स्टेट प्रॉब्लम ने, इंटर स्टेट में वैट ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व नहीं किया? आओ मैं आपको फिर से सारी चीज बताता हूं। इंटर स्टेट लेवल पर वैट ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व नहीं किया? लेट्स से ए था यूपी का, लेट्स से ए था यूपी का और बी था मध्य प्रदेश का। ठीक है, लेट्स से ए उत्तर प्रदेश का था और बी मध्य प्रदेश का था। अब देखो क्या होगा, अब देखना क्या होगा। ए के पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट तो है नहीं, परचेज प्राइस कुछ है नहीं, 150 रुपए का परचेज प्राइस, 40 रुपए का लेबर, 20 रुपए के ओवरहेड्स, और ये टोटल कितना आ गया? 245 ना। इस पर 30.63, प्रॉफिट भी तो जोड़ा था, 35 रुपीज का प्रॉफिट, 245, इस पर 30.63 रुपीज का ही आ गया। तो 245 प्लस 30.63, दिस इज 275.63। ठीक है, अब ए, मुझे एक बात बताना, जब ए सरकार को जमा करने जाएगा तो क्या ए मध्य प्रदेश जाएगा सरकार को जमा करने? नहीं, ए ये 30 रुपए 63 पैसे किसको जमा कर देगा? ए ये 30 रुपए 63 पैसे किसको जमा कर देगा? ए ये 30 रुपए 63 पैसे जमा कर देगा उत्तर प्रदेश की सरकार को। ठीक है, ए ये 30 रुपए 63 पैसे किसको जमा करेगा? ये उत्तर प्रदेश की सरकार को जमा कर देगा। अब सुनो, बी खुश है, बी को लग रहा है अरे मुझे तो क्रेडिट मिलेगा, मुझे तो क्रेडिट मिलेगा। और बी ने कहा मुझे तो क्रेडिट मिलेगा 30.63 रुपीज, इसने ये बोला। तो बी ने कहा तो मेरी कॉस्ट तो ये हो गई 245 रुपीज। इसने कहा रॉ मटेरियल कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं, 20 रुपए का ओवरहेड्स, 20 रुपए का प्रॉफिट, तो मेरा आ जाएगा टोटल 285 रुपीज। इस पर 35.63 रुपीज का वो होगा, और टोटल में कितने में बेचूंगा? 300, कितना आएगा? 320, यही आया था ना, देख लेते हैं। 285 प्लस 35.63, ये आएगा 320.63, 320.63, इससे का 320.63। अब ये आराम से सीटी बजाते बजाते 35.63 रुपीज की जगह सिर्फ 5 रुपए लेकर जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के पास। ठीक है, ये जो बी है 35.63 रुपीज इसने कलेक्ट किया है, लेकिन इसको क्या लग रहा है? इसको लग रहा है मुझे तो 30 रुपए 63 पैसे का क्रेडिट मिल जाएगा, तो ये 5 रुपए लेकर जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के पास। मध्य प्रदेश सरकार के पास पहुंचकर ये कहता है कि ये लीजिए 5 रुपए मेरा टैक्स। अब मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि अच्छा बताओ कितने रुपए का माल बेचे थे? तो इसने कहा हमने माल बेचा था 285 रुपीज का। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कह रही है तो टैक्स तो 35.60 रुपीज बनता है। तो इसने कहा हाँ। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा तो सिर्फ 5 रुपए क्यों दे रहे हो? तो इसने कहा अरे सर आप समझते नहीं हो, आपको आता नहीं है, आपने शायद पढ़ा नहीं है, आप पहले एकाग्रता में जाकर सब्सक्रिप्शन लो, नीशु भैया से टैक्स पढ़ो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। भाई मैंने ये माल ए से खरीदा, ए ने 245 रुपए प्लस टैक्स में बेचा, तो ये टैक्स तो ऑलरेडी ए जमा कर चुका है ना। बी समझा रहे मध्य प्रदेश की सरकार को, ठीक है, बी समझा रहे मध्य प्रदेश की सरकार को, बी कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो 30 रुपए 63 पैसे है ये तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, ये तो आप अपने रिकॉर्ड्स में चेक करिए, देखिए आपके पास आ चुका है। टोटल मैंने 35.60 रुपीज टैक्स लिया, लेकिन मैं 30 रुपीज 63 पैसा ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन मैं 30 रुपीज 63 पैसा तो ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर मैं ऑलरेडी दे चुका हूंगा तो मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। देखिए आपके पास कहीं ना कहीं पड़ा होगा 30 रुपीज 63 पैसा। मुझे लॉजिकली बताओ, क्या मध्य प्रदेश सरकार को अपने अकाउंट्स में, अपने बैंक में 30.63 रुपीज मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपने आप से कॉमन सेंस लगाकर बताओ, जल्दी बताओ, अपने आप से कॉमन सेंस लगाकर बताओ, क्या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को अपने अकाउंट में 30 रुपीज 63 पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई ए ने पैसा जमा किया था, ए चोर नहीं है, लेकिन ए ने तो उत्तर प्रदेश सरकार को जमा किया था ना। तो पिछले वाले केस में जब दोनों उत्तर प्रदेश वाले थे
तो ये बी भाई साहब उत्तर प्रदेश सरकार के पास चले गए, तो उत्तर प्रदेश ने कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी है। क्या मध्य प्रदेश वाले बी को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं? नहीं, इनकी भी तो मजबूरी है ना, ये बेचारे बिना पैसा मिले कैसे बी को क्रेडिट दे दे। तो इन्होंने बी से कहा कि ना भाई ऐसा नहीं होगा, तुम 35.63 रुपीज ही वापस दोगे, तुम्हें 35.63 रुपीज ही देना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम इंटर स्टेट लेवल पर क्यों नहीं सॉल्व हो पाई? क्या आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम इंटर स्टेट लेवल पर क्यों नहीं सॉल्व हो पाई? जल्दी बताओ मुझे। Are you understanding why this problem wasn't being able to solve at interstate level by VAT? Yes. तो अब बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा ऐसी तैसी, अगर मुझे ही पूरा टैक्स देना है तो फिर ये वाला पैसा भी अपनी जेब से दूं, ये पैसा भी अपनी जेब से दूं, फिर मैं अपना परचेज प्राइस क्या कर लूंगा? फिर तो मैं अपना परचेज प्राइस 275 रख लूंगा, फिर तो मैं अपना परचेज प्राइस 275.63 रखूंगा एंड सो ऑन। इसीलिए वैट जो है ये इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाया। और ये जो चीजें हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मजा आया विनय? राइट, दो अलग अलग स्टेट्स हैं, बिल्कुल सही कहा मुस्कान। तो ये ना दो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, असल में तो प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी थी, और इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जीएसटी की जरूरत आई है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या। Therefore, with the introduction of VAT, this problem was solved at the intra-state level. However, the problem still existed at the interstate level. And these are just like drops in an ocean of problems. There were many other problems like these as well. There were multiple taxes on goods and services. The credit of tax paid on sale of goods would not be allowed to be utilized against service tax and whatnot. Therefore, the need for GST arose. ठीक है, and a lot of such taxes which were levied separately on goods and services were subsumed in GST. इतने सारे taxes अब exist ही नहीं करते हैं क्योंकि अब सब पर GST लगता है। देखो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब नहीं है, GST लगता है। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, अब उन पर भी GST लगता है। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब पर GST लगता है। ये सारे के सारे सेंट्रल टैक्सेस अब नहीं रहे, ये सारे के सारे स्टेट टैक्सेस भी अब नहीं रहे। ना तो ये सेंट्रल टैक्सेस रहे और ना ही ये स्टेट टैक्सेस रहे। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को और बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखो, दो टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं। देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। वन इज नोन एज origin based taxation system and the other is known as the destination based taxation system. ठीक है, one is known as the origin based taxation system and the other is known as the destination based taxation system. इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि अगर मान लो गुड्स उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में गए तो टैक्स मिलेगा उत्तर प्रदेश को, और अगर गुड्स उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में गए तो टैक्स मिलेगा मध्य प्रदेश को। ठीक है, यह है ओरिजिन बेस्ड कि जहां से गुड्स ओरिजिनेट हुए, जहां से गुड्स ओरिजिनेट हुए उस सरकार को टैक्स मिला, और यह है डेस्टिनेशन बेस्ड कि जहां पर गुड्स फाइनली पहुंचे उस सरकार को टैक्स मिला, जहां पर गुड्स फाइनली पहुंचे उस सरकार को टैक्स मिला। इतनी बात क्लियर हो गई? दो सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, एक होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम और दूसरा होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम में होता है कि सपोज आपने यूपी से गुड्स निकालकर मध्य प्रदेश में बेचे तो टैक्स किसको मिलेगा? टैक्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिलेगा। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम होता है कि सपोज आपने यूपी से निकाल के मध्य प्रदेश में माल बेचा तो टैक्स किसको मिलेगा? टैक्स यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार को मिल जाएगा। दिस इज नोन एज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, दिस इज नोन एज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? हमारे यहां क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहां क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे पास दो टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं। एक हमारे पास होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी हमारे पास होती है स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, एक होती है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर यह डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, अब से कोई भी ट्रांजैक्शन हो, बहुत ध्यान से सुनना, अब से कोई भी ट्रांजैक्शन हो
उस पर जो भी टैक्स लगेगा उसका आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। इन दोनों सरकारों ने मिलकर डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, अब कोई भी ट्रांजैक्शन हो उस पर जो भी टैक्स लगेगा आधा आधा दोनों भाई बांट लेंगे। ठीक है, आधा आधा मोदी जी आप रखिए और आधा योगी जी कह रहे हैं हम रखेंगे। ठीक है, तो आधा मोदी जी को दे देंगे और आधा ये लोग खुद रखेंगे। कौन सी स्टेट, ओरिजिन वाली स्टेट या डेस्टिनेशन वाली स्टेट? आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, कौन सी वाली स्टेट, ओरिजिन वाली स्टेट या डेस्टिनेशन वाली स्टेट? कौन सी स्टेट को मिलेगा आधा? कौन सी स्टेट को मिलेगा आधा? मालिनी कह रही है डेस्टिनेशन, अक्षित कह रहा है डेस्टिनेशन, विनय कह रहा है डेस्टिनेशन, आर्ची डेस्टिनेशन, प्राची डेस्टिनेशन, अंश डेस्टिनेशन, शिवानी डेस्टिनेशन, प्रथम डेस्टिनेशन। ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर यह डिसाइड हुआ कि आधा टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और बचा हुआ आधा टैक्स डेस्टिनेशन वाली स्टेट को मिल जाएगा, जिस स्टेट में वो सामान फाइनली गया। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ कि सपोज एक ऐसी चेन है कि सामान निकला उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश गया और फिर महाराष्ट्र पहुंच गया। ठीक है, ऐसे में मुझे बताओ कि जो भी टैक्स लगा, सामान निकला उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश गया और मध्य प्रदेश से फाइनली महाराष्ट्र पहुंच गया, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन पर आधा टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। कौन सी स्टेट को? यूपी स्टेट को तो नहीं ही मिलेगा क्योंकि ये तो ओरिजिन है, लेकिन दो तो डेस्टिनेशन है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सी वाली स्टेट को टैक्स मिलेगा? बचा हुआ आधा टैक्स कौन सी वाली गवर्नमेंट को मिलेगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? बचा हुआ कौन सी स्टेट को मिलेगा? मुस्कान, प्राची, प्रथम, मालिनी, लवजीत, आर्ची, धात्रिका, अक्षित, प्रणीत, पवन, विनय, रौनक, सईदा, शिवानी, विनय, नल, वैष्णवी, मनीष, जीनल, अंश, दिव्यांशु। वेरी गुड, महाराष्ट्र को मिलेगा। परफेक्ट, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट यार, मजा आ गया तो। ठीक है, तो ये मिलेगा महाराष्ट्र को, यानी फाइनल डेस्टिनेशन, और इसीलिए हम लोग यहां पर बोलते हैं कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्या बोलते हैं? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। हम लोग क्या बोलते हैं कि जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब जहां पर गुड्स पहुंच रहे हैं उस स्टेट को मिलेगा। एंड कंजम्पशन टैक्स, वाई कंजम्पशन? जिस स्टेट में कंजम्पशन हो रहा है उस स्टेट की गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन तो मध्य प्रदेश भी है ना, लेकिन मध्य प्रदेश में गुड्स कंज्यूम नहीं हुए। कंज्यूम कहां पर हुए? कंज्यूम हुए महाराष्ट्र में, तो इसका टैक्स किसको मिलेगा? इसका टैक्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। यूपी से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में पहुंचा, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में कंज्यूम हुआ? नहीं, मध्य प्रदेश में कंज्यूम नहीं हुआ। कंज्यूम कहां हुआ? कंज्यूम हुआ है ये महाराष्ट्र में। तो फाइनली जो बचा हुआ आधा टैक्स है वो किसको मिलेगा? वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल जाएगा। बचा हुआ आधा टैक्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल जाएगा। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी ने कैसे कैसे क्या क्या किया वगैरह। ठीक, देखो, अगर हम जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई होती है, मतलब लेट्स से यूपी से मध्य प्रदेश में सप्लाई की एंड 100 रुपए की सप्लाई की, 100 रुपए का माल बेचा, राइट? तो जो इनवॉइस बनेगी, मतलब जो बिल बनेगा, उस पर हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स 100 रुपीज और ऐड करेंगे आईजीएसटी 18% के रेट से 18 रुपए, और ये आ जाएगा 118। ठीक है, ये आ जाएगा 118। आईजीएसटी का क्या मतलब होता है? आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहा हूं तो कैसे होगा? 100 रुपए का सामान होगा और मैं क्या लगाऊंगा? मैं आईजीएसटी लगाऊंगा 18% का। सिर्फ नाम है ये आईजीएसटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं सपोज यूपी में ही सामान बेच रहा हूं और 100 रुपए की वैल्यू का सामान बेच रहा हूं, तो मेरा बिल कैसे बनेगा?
मेरा बिल बनेगा वैल्यू ऑफ गुड्स 100, एड CGST एट द रेट ऑफ 9%, 9 रुपए, SGST एट द रेट ऑफ 9%, 9 रुपए, और ये टोटल आ गया 118 रुपए। टोटल आ गया 118 रुपए। मुझे एक बात बताओ, यहां भी टोटल 118 था, यहां भी टोटल 118 था। कई लोगों को लगता है कि ये दो अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं। बात अलग अलग टैक्सेस की है नहीं, टैक्स तो सिर्फ एक ही है, एंड टैक्सेस GST। रेट भी सिर्फ एक ही है, रेट इज 18%। बस यहां पर क्योंकि इंट्रा स्टेट है, एक स्टेट के अंदर ही अंदर हो रहा है, तो यहां पर हम अलग अलग तोड़ के दिखा रहे हैं इसको। हम यहां पर दिखा रहे हैं कि देखो ये 9%, 9 रुपए मोदी जी को मिलेगा, और ये 9%, 9 रुपए ये योगी जी को मिलेगा, ये योगी जी को मिलेगा। ठीक है, तो सर यहां पर क्यों नहीं पॉसिबल है ये? यहां क्यों नहीं पॉसिबल है? यहां पर ये IGST क्यों दिखाया? मुझे एक बात बताओ यार, कोई बंदा यूपी में बैठ के अगर मध्य प्रदेश में सामान बेच रहा है, तो वो 18 रुपए ले रहा है, ठीक है, उसको पता है 9 रुपए तो मुझे देने मोदी जी को, 9 रुपए तो मुझे मोदी जी को देना है, लेकिन जो बचे हुए 9 रुपए हैं वो किसको देने मुझे, इसको क्या मालूम? आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश को दो ना, इसको क्या मालूम, हो सकता है मध्य प्रदेश से कहीं और चला जाए सामान, तो हो सकता है मध्य प्रदेश से आगे महाराष्ट्र में चला जाए, तो अब इसके ऊपर बेचारे के ऊपर, ये बंदा जो यूपी वाला बंदा है, ये महाराष्ट्र में जाएगा सामान देने, ये महाराष्ट्र में जाएगा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को टैक्स देने, और इसको क्या पता कि जो माल इसने मध्य प्रदेश में बेचा है वो मध्य प्रदेश में कंज्यूम होगा और कहीं कहीं जाता रहेगा। हो सकता है महाराष्ट्र के बाद कहीं और चला जाए, हो सकता है उसके बाद कहीं और चला जाए। इस बेचारे को क्या मालूम, इस बेचारे को क्या मालूम? क्या ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? यहां पर देखो, इसको मालूम है कि मैंने यूपी का यूपी में बेचा, इसको मालूम है मैंने यूपी का यूपी में बेचा, आगे अगर कहीं कुछ हो रहा है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इसने कहा मैंने यूपी का यूपी में बेचा, ठीक है, तो मैं आधा मोदी जी को दे दूंगा, और आधा कहां जाना है, योगी जी के पास जाना है। सिंपल बात, आधा कहां जाना है, योगी जी के पास जाना है, क्योंकि मैंने तो यूपी का यूपी में ही बेचा है, मैंने तो यूपी का यूपी में बेचा है। ठीक है, तो आधा मोदी जी के पास जाना है, आधा योगी जी के पास जाना है। इसको यहां पर ये वाली बात तो मालूम है, ठीक है, लेकिन भाई यहां पर तो इसको नहीं मालूम ना। और अगर मान लो मालूम भी होती, जो मध्य प्रदेश में बंदा खरीद रहा है वो कह रहा है नहीं नहीं तू चिंता मत कर, मैं आगे नहीं बेचूंगा, मैं यहीं पर कंज्यूम करूंगा इसको, मैं यहीं पर इसको खाऊंगा, तो अब मध्य प्रदेश की सरकार को टैक्स देने का मतलब पता है क्या होगा, कि इसको मध्य प्रदेश की सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि देखो मैं GST में रजिस्टर्ड हूं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा पचड़े वाली चीज हो जाएगी, ये बहुत ही ज्यादा पचड़े वाली चीज हो जाएगी। तो सरकार ने कहा तुम लोड ही मत लो, सरकार ने कहा तुम बिल्कुल लोड मत लो, तुम यूपी वाले हो, मध्य प्रदेश वाले को सामान बेच रहे हो, 18 रुपए का टैक्स लो, पूरा का पूरा टैक्स हमें दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि तुम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हो तुम बिल्कुल लोड मत लो, जितना भी टैक्स तुम ले रहे हो वो सारा का सारा हमें दे दो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। हम देख लेंगे कि कौन सी स्टेट में कहां पर कंजम्पशन हो रहा है, और बचा हुआ आधा टैक्स हम दे देंगे। बचा हुआ आधा टैक्स क्या करेंगे, बचा हुआ आधा टैक्स हम दे देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, मैंने आपको अभी पिछले 10 मिनट में क्या क्या बताया, मैं रिकैप करवाता हूं। मैंने आपको बताया कि इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट होने की वजह से डुअल GST मॉडल है। डुअल GST मॉडल का मतलब क्या हो गया कि जब हम एक स्टेट के अंदर ही अंदर माल बेचते हैं तो हम इनवॉइस में लगाते हैं CGST और SGST। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दी आइडिया इज वेरी सिंपल कि किसी भी ट्रांजैक्शन पर जो भी GST आएगा, आधा मोदी जी के पास जाएगा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा? उस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा जिस स्टेट में फाइनल कंजम्पशन हो रहा है। मैंने आपको दो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि एक होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, और दूसरा मैंने आपको बताया होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम में जिस स्टेट से चीज ओरिजिनेट करती है उस स्टेट के पास टैक्स आता है, लेकिन डेस्टिनेशन बेस्ड में जिस स्टेट पे माल पहुंचता है उस स्टेट के पास टैक्स जाता है। मैंने आपको बताया कि GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन, मतलब जिस स्टेट पर पहुंचेगा वो तो है ही, लेकिन जो स्टेट उसको फाइनली कंज्यूम करेगी उस स्टेट को आधा टैक्स मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप अगर आप इंटर स्टेट सामान को बेचते हो, एक स्टेट के अंदर, सॉरी, अगर आपने एक स्टेट से कि एक स्टेट के अंदर ही अंदर इंट्रा स्टेट अगर आप सामान बेचते हो तो ट्रांजैक्शन की वैल्यू पर आप दो टैक्सेस लगाओगे, मतलब एक ही टैक्स को दो पार्ट्स में तोड़ के लगाओगे। CGST 9%, SGST 9%, 9 रुपए का टैक्स लगेगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी 118।
लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बेचोगे तो फिर 100 रुपए का आप ये लगाओगे, 18 रुपए का, यानी IGST आप लगाओगे पूरा 18 रुपए से, और ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 118 रुपए। क्या शुरुआत से लेकर यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई है? बोलो स्टैंड फॉर रेवर, बोलो स्टैंड फॉर रेवर। रौनक कह रहा है आईजीएसटी पूरा सेंट्रल को मिलेगा। यस रौनक, आईजीएसटी पूरा सेंट्रल को मिल जाएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगी कि कौन सी स्टेट में फाइनल कंजम्पशन हुआ है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बचा हुआ आधा उस स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचा देगी। ठीक है, डन, वेरी गुड। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आओ एक बात देखते हैं कि जीएसटी में ये प्रॉब्लम इंट्रा स्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, लेकिन सर इंट्रा स्टेट लेवल पर तो ऑलरेडी हमारे पास वैट था, इंट्रा स्टेट लेवल पर तो ऑलरेडी हमारे पास वैट था, तो ठीक है, लेकिन अब तो वैट नहीं रहा ना, अब तो वैट नहीं है। तो जीएसटी एक ऐसी चीज है जो इंट्रा स्टेट पे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, इंटर स्टेट पे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। हम लोगों ने वैट में देखा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, हम एक बार जीएसटी में भी देख लेते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है। ठीक है, हम एक बार जीएसटी में भी देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है। तो देखो, GST is a destination based consumption tax. India has adopted a dual GST model in view of federal structure of the country. Under GST, whenever there is an interstate supply of goods or services, a supplier charges IGST, that is Integrated Goods and Services Tax. On the other hand, whenever there is an intra-state supply of goods or services, the supplier charges CGST as well as SGST, that is Central Goods and Services Tax, as well as the State Goods and Services Tax. The sum of CGST and SGST is approximately always equal to IGST. The idea is that for every transaction, tax should go to the central government as well as to the government of the consuming state. एकदम जो चीजें मैंने आपको बताई वो पॉइंट बाय पॉइंट एकदम आप लोगों के लिए यहां पर लिखकर मैंने नोट्स में दी हुई है। ठीक है, आओ देखो, समझना बात, आराम से देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। Mr. A manufacturer of Rajasthan, has supplied goods valued at 1 lakh rupees to Mr. B, a dealer in Rajasthan. ठीक है, A जो है वो राजस्थान का मैन्युफैक्चरर है, इसने B जो भी राजस्थान का बंदा है, डीलर है, उसको माल बेचा। Mr. B supplied the said goods to Mr. C in Rajasthan after making a value addition of 20%. तो B ने ये सेम माल C को बेच दिया, और C भी राजस्थान में ही है, C भी राजस्थान में ही है। You are required to determine the tax payable by Mr. A and Mr. B in respect of the said transactions, assuming that the rate of GST is 18%. Also determine the amount of revenue by central and state government. ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें करनी है। आओ एक एक चीज करेंगे, आराम आराम से करेंगे, और सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक, देखो सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर ए के बारे में बात करेंगे। तो ए ने कुछ खरीदा वरीदा तो था नहीं, मैन्युफैक्चरर है, तो ए ने सीधा 1 लाख रुपए की वैल्यू ऐड की इसमें। ए ने मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह, ए ने 1 लाख रुपए की वैल्यू ऐड की। अब ये 1 लाख रुपए टोटल आया। ए ने बी को बेचा दोनों राजस्थान में, तो सेंट्रल सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 9% से, तो 9000, और ये आ गया 9000, और ये आ गया 1,18,000, ये आ गया 1,18,000। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ए ने बी से ये 9,000 और 9,000 कलेक्ट किया है, क्या ये ए की लाइबिलिटी है? फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ मुझे। इज दिस 9,000 रुपीज अ लाइबिलिटी ऑफ ए? इज दिस 9,000 रुपीज अ लाइबिलिटी ऑफ ए? यस। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि ये सरकार को जमा करना है। फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, इज दिस और इज दिस नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ ए? ये एक ही लाइबिलिटी है, राइट। 9,000 रुपए का सीजीएसटी, 9,000 रुपए का एसजीएसटी, ये दोनों एक ही लाइबिलिटी है, क्योंकि ए को जनरेट करना है, अच्छा ए को सरकार को देना है। अब ये लाइबिलिटी कहां से आई? आपने आउटवर्ड सेल की, इसलिए तो ये लाइबिलिटी अराइज हुई। ठीक है, आपने आउटवर्ड सेल किया, आपने बाहर कुछ सामान बेचा, इसलिए लाइबिलिटी अराइज हुई। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? आउटपुट लाइबिलिटी। तो ए के केस में क्या मैं यहां पर लिख दूं कि सीजीएसटी की 9,000 रुपए की आउटपुट लाइबिलिटी है और एसजीएसटी की 9,000 रुपए की आउटपुट लाइबिलिटी है? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां मैंने लिखा कि ए की 9,000 रुपए की सीजीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी है और बी और ए की एसजीएसटी की 9,000 रुपए की आउटपुट लाइबिलिटी है। डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बी ने ये 9,000 रुपए ए को दिए, तो क्या बी को 9,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? क्या बी को इस 9,000 रुपए का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? जीएसटी में तो मान के चलो हर चीज का क्रेडिट है, तभी तो जीएसटी ने प्रॉब्लम को सॉल्व की।
तो अब बी जो है वो कहेगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी 9,000 रुपए दे चुका हूं, अब मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा। ये कहेगा भाई स्टेट गवर्नमेंट को तो मैं ऑलरेडी 9,000 रुपए दे चुका हूं, अब मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा। यस, तो बी को इन दोनों का 9,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्रेडिट्स अवेलेबल में बी के पास 9,000 रुपए और यहां पर भी 9,000 रुपए। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, ए के पास तो कोई क्रेडिट्स थे नहीं, ए ने 9,000 रुपए पे किए और यहां पर ए ने 9,000 रुपए पे कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। बी के पास देखो, अब अगर बी को यहां पर 9,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा तो व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ बी? फटाफट से बताओ मुझे, बी के लिए परचेज प्राइस क्या होगा? 1,18,000 या 1,00,000 रुपए? चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स, बी के लिए परचेज प्राइस क्या होगा? 1,18,000 या 1,00,000 रुपए? कम ऑन, 1,18,000 या 1,00,000 रुपए? वेरी गुड। विनय, धात्रिका, मालिनी, शिवानी, करिश्मा, आदित्य, मानसी, रौनक, प्रणीत, अक्षित, वेरी गुड। तो बी के लिए तो 1,00,000 रुपए की वैल्यू आ जाएगी, 1,00,000 रुपए की परचेज प्राइस आ जाएगा। ठीक है, बी ने इसमें 20% की वैल्यू ऐड की थी, तो 20% इज 20,000। तो इसके लिए जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 1,20,000 रुपए आएगा। और अब इस पर ये 9% का सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा। 1,20,000 का 9%, 10,800, 10,800 सीजीएसटी, 10,800 एसजीएसटी, ये आया 141,600। ये कितना आ गया? ये आ गया 1,41,600। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, बी ने ये 10,800 कलेक्ट किया है और ये 10,800 कलेक्ट किया है, क्या ये बी के लिए लाइबिलिटीज है? फटाफट से बताओ मुझे, आर दीज लाइबिलिटीज ऑफ बी? क्या ये 10,800 रुपए बी की आउटपुट लाइबिलिटी है सीजीएसटी की, और ये 10,800 रुपए बी की आउटपुट लाइबिलिटी है, और ये 10,000 रुपए बी की आउटपुट लाइबिलिटी है एसजीएसटी की? यस, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ सकती। आउटपुट लाइबिलिटी है ये, बिल्कुल। वेरी नाइस। तो अब मैं यहां पर लिखता हूं आउटपुट लाइबिलिटी 10,800, 10,800, और इनके पास 9,000 रुपए के क्रेडिट थे, तो 1,800, 1,800 ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू कितना आया? 9,000 और 1,800। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल कितना आ गया? 10,800। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना आ गया? टोटल 9,000 और ये 1,800। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी टोटल कितना आ गया? 10,800। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व किया? इंट्रा स्टेट लेवल पर ऑलरेडी वैट था, लेकिन फिर भी जीएसटी के आने की वजह से क्या फ्लो है ये आपको समझ में आ रहा है? दिस वॉज अमेजिंग। विनय, थैंक यू। सपना, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। यस, आयुष, लवजीत, प्रणीत, वेरी नाइस। मुझे बताओ क्रिस्टल क्लियर हो गया? मुझे बताओ इंटर स्टेट लेवल पर जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, आज ही समझना है या कल? इंटर स्टेट लेवल पर जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, आज करना है या कल? आयुष कह रहा है आज, आदित्य कह रहा है आज, मुस्कान कह रही है आज, अंश कह रहा है आज, टुडे इटसेल्फ, धात्रिका आज, और प्रथम आज, अक्षत आज। भाई साहब, टुडे इटसेल्फ, आज ही, ऐसे कैसे कल की सस्पेंस क्रिएट करना छोड़ दो, कल। ठीक है, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आज करते हैं, आज करेंगे, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, आओ आज करते हैं, आज ही करेंगे। ठीक है, इंट्रा स्टेट एकदम क्लियर हो गया ना? इंट्रा स्टेट क्लियर हो गया तो कोई पंगा नहीं है। अब आओ आज करते हैं। देखो इसको, इधर देखो, इंटर स्टेट लेवल पे भाई मजा आएगा, आराम से समझना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हाँ आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी 3:30 बजे, 4 बजे तक पूरा हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझना। Mr. X, a manufacturer in Rajasthan, has supplied goods valued at 1 lakh rupees to Mr. A dealer in Rajasthan. ठीक है, X जो है वो राजस्थान का मैन्युफैक्चरर है, उसने A को माल बेचा जो राजस्थान का ही एक डीलर है। Mr. A supplied the said goods to Mr. B in Madhya Pradesh after making a value addition of 20%. तो Mr. A ने 20% की वैल्यू ऐड की और मध्य प्रदेश B को बेचा जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर क्या हुआ?
मिस्टर बी फर्दर सप्लाइड द गुड्स टू सी ऑफ मिस्टर सी ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर मेकिंग अ वैल्यू एडिशन ऑफ 20%। तो अब यहां पर इसने फिर से सी को माल बेचा जो भी मध्य प्रदेश का है, 20% का वैल्यू एडिशन हुआ और इसने मध्य प्रदेश को इसने सी को माल बेचा। You are required to determine the tax payable by Mr. X, A, B in respect of the said transaction, assuming the rate of GST is 18%. Also determine the revenue earned by central and state government. Okay, हमें इतना तो मालूम है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन पर जो भी टैक्स लगेगा वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, राजस्थान को या मध्य प्रदेश को? फटाफट से बताओ, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा या आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, बचा हुआ आधा कहां जाएगा, राजस्थान को या मध्य प्रदेश को? आयुष कह रहे हैं एमपी 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 एमपी। परफेक्ट। प्रणीत, मालिनी, मनीष, मुस्कान, पवन, धात्रिका, शिवानी, करिश्मा, अंश, लवजीत, जीनल, सपना, लवजीत, दिव्यांशु, वैष्णवी, प्रथम, सईदा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये जाएगा मध्य प्रदेश को। आओ समझते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक, आराम से देखना। सबसे पहले हम लोग एक्स के बारे में बात करेंगे। इसने कुछ खरीदा वरीदा तो था नहीं, 1 लाख रुपए की वैल्यू एडिशन इसने की। ठीक है, अब 1 लाख रुपए इसका टोटल आया। किसको बेच रहा है ये? राजस्थान का, राजस्थान में ही बेच रहा है। तो 9,000 रुपए का सीजीएसटी और 9,000 रुपए का एसजीएसटी लग जाएगा और टोटल आ जाएगा 1,18,000 रुपए। टोटल आ जाएगा 1,18,000 रुपए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वही फ्लो वही रहेगा। एक्स के लिए ये 9,000 और 9,000 लायबिलिटी है। यस, एक्स के लिए ये 9,000 लायबिलिटी है, आउटपुट लायबिलिटी होगी। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं एक्स के केस में, लिखता हूं आउटपुट लायबिलिटी सीजीएसटी की 9,000 और एसजीएसटी की 9,000। एक्स के लिए ये आउटपुट लायबिलिटी है। अच्छा, एक्स ने किससे लिया था? एक्स ने ये ए से लिया था। तो क्या ए को इन दोनों का क्रेडिट मिलेगा? अवश्य मिलेगा। ए को इन दोनों का क्रेडिट भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो अब मैं कह रहा हूं ए के पास, ये जो ए राजस्थान का है, यहां पर क्रेडिट्स अवेलेबल में आप लिख दो सीजीएसटी और एसडीएसटी में 9,000 और 9,000। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक एकदम क्लियर है भाई कि एक्स को सीजीएसटी और एसडीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी है, ए को इस सीजीएसटी और एसडीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। अभी तक तो कोई पंगा ही नहीं, अभी तक तो कोई इशू आ ही नहीं सकता, एकदम क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, अगर ए को इसका क्रेडिट मिलेगा तो ए के लिए परचेज प्राइस क्या होगा? 1,18 या 1, जाहिर सी बात है सिर्फ 1। तो ए के लिए ये होगा 1 लाख रुपए। ए इसमें 20% की वैल्यू ऐड करेगा और 1,20,000 रुपए में ये इसको बेचेगा। 1,20,000 रुपए में बेचेगा। किसे बेच रहा है ये बेच रहा है मध्य प्रदेश के बी को। ये किसे बेच रहा है? ये बेच रहा है मध्य प्रदेश के बी को। अच्छा, एक पॉइंट रह गया यहां पर, मैं आपको और बताता हूं। इस वाले में मुझे एक बात बताओ, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक्स के पास कोई क्रेडिट तो अवेलेबल था नहीं। ठीक है, एक्स के पास कोई क्रेडिट तो अवेलेबल था नहीं, तो एक्स ने कोई क्रेडिट यूटिलाइज भी नहीं किया होगा। तो एक्स ने कितना कितना पैसा दिया? 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9,000 स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे दिया। कौन सी गवर्नमेंट को? राजस्थान गवर्नमेंट को। आधा मोदी जी को सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा स्टेट गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट को। तो अगर मैं यहां पर गवर्नमेंट्स के बीच का फ्लो देखूं तो जब एक्स ने ए को बेचा तो 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया और 9,000 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट के पास आया। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अभी थोड़ी पता है कि राजस्थान वाला बंदा आगे कहां पर बेच देगा, लेकिन इतनी बात तो क्लियर है ना कि भाई एक्स ने ये 9,000 रुपए कलेक्ट किए थे। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सीजीएसटी एससीएसटी की लायबिलिटी आई 9,000 रुपए। एक्स के पास कोई क्रेडिट था नहीं, एक्स ने 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए, 9,000 स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? राजस्थान गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान का है। तो यहां पर अगर आप गवर्नमेंट्स के बीच का फ्लो देखोगे तो जब एक्स ने ए को माल बेचा तो 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले और 9,000 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट को मिले। यहां तक की बात कह रहे हैं। ये तीनों चीजों का फ्लो समझ में आ रहा है आपको? इन तीनों चीजों का फ्लो समझ में आ रहा है? फटाफट से बता दो मुझे, एक बार कंफर्म कर दो। इन तीनों चीजों का फ्लो समझ में आ रहा है? इस वाली शीट का फ्लो, इस वाली शीट का फ्लो, इस वाली शीट का फ्लो और इस वाली शीट का फ्लो, इन तीनों शीट्स का फ्लो समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एक एक ट्रांजैक्शन के बाद मैं तीनों चीजों का देखूंगा। इट्स लाइक जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ऐसा है। वेरी गुड, वेरी गुड।
अब आओ यहां पर, अब आते हैं यहां पर। ए ने 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा, 20% का वैल्यू ऐड किया और 1,20,000 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। लेकिन ये किसे बेच रहा है? ये बेच रहा है मध्य प्रदेश को। ये किसे बेच रहा है? ये बेच रहा है मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी तो लगाएगा नहीं, ये क्या लगाएगा? आईजीएसटी। पूरा 18% 1,20,000 पर, पूरा 18% 1,20,000 पर। तो 1,20,000 पर 18% कितना आता है? 21,600 रुपीज आता है। देखो ये आया मेरा 21,600 रुपीज। तो ये टोटल कितना हो गया? 141,600 रुपीज। आओ, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इस वाली शीट में तो फ्लो में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इंटरस्टेट हुआ, आईजीएसटी लगा, काम खत्म। अब देखो अगली शीट पे चलते हैं। ए ने जब ये 21,600 लिया तो क्या ये ए के लिए लाइबिलिटी बन गई? यस, ये ए के लिए लाइबिलिटी बन गई। अब ए के लिए ये आउटपुट लाइबिलिटी है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं ए के लिए आउटपुट लाइबिलिटी है। आउटपुट लाइबिलिटी सीजीएसटी की लाइबिलिटी है क्या? नहीं। एसजीएसटी की लाइबिलिटी है क्या? नहीं। आईजीएसटी की लाइबिलिटी है। आईजीएसटी की लाइबिलिटी है कितनी? 21,600 की। तो यहां पर मैं लिखता हूं 21,600 की आईजीएसटी की लाइबिलिटी है। 21,600 रुपीज की आईजीएसटी की लाइबिलिटी है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? 21,600 की एसजीएसटी की लाइबिलिटी है, आईजीएसटी की लाइबिलिटी है। इसके पास ये आईजीएसटी की लाइबिलिटी है, तो क्या बी को इस आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? भाई ये पैसा इसने कहां से लिया है? ये पैसा ए ने कहां से लिया है? बी से ही तो लिया है। ये जो 21,600 है ये इसने बी से ही तो लिया है। तो क्या बी को इसका क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल बी को इसका क्रेडिट मिलेगा। और अगर बी को इसका क्रेडिट मिलेगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्रेडिट्स अवेलेबल के अंदर सामने यहां पर 21,600 रुपीज। क्या ये सबके लिए अग्रीड है? क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ए के लिए आउटपुट लाइबिलिटी हो गई, बी का क्रेडिट हो गया, डन। ए के लिए आउटपुट लाइबिलिटी, बी के लिए क्रेडिट। जीनल, करिश्मा, मालिनी, विनय, मुस्कान, वेरी गुड। ठीक है, ए के लिए आउटपुट लाइबिलिटी, बी के लिए क्रेडिट, एकदम सिंपल सी बात है। अब देखो आओ, ए की आउटपुट लाइबिलिटी है 21,600 और इसके पास 9,000 सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है। ये इन क्रेडिट्स को यूटिलाइज करेगा, ये इस 9,000 रुपए के सीजीएसटी क्रेडिट को यूटिलाइज कर लेगा, ये इस 9,000 रुपए के एसजीएसटी क्रेडिट को यूटिलाइज कर लेगा और इसको कितना देना होगा? 21,600 माइनस 18,000, इसको देना होगा सिर्फ 3,600 को। ये 3,600 किसको देगा? कौन सी गवर्नमेंट को देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट को, या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को? फटाफट से बताओ मुझे। ये जो ये 3,600 रुपीज देने वाला है ए, ये 3,600 रुपीज किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेंट को, या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को? वेरी गुड, 3,600 तो आ गया। अक्षत, करिश्मा, रौनक, जीनल, विनय, मालिनी कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली, ठीक है। समबडी सेइंग बोथ, बोथ को नहीं हो सकता ना अभी ये, क्योंकि अब इसने तो राजस्थान, इसने तो मध्य प्रदेश में बेच दिया ना। अब इसने जब मध्य प्रदेश में बेचा तो अब इसको थोड़ी पता है कि ये आगे कहां जाने वाला है, या ये मध्य प्रदेश में जाकर थोड़ी रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो ये तो बोलेगा अरे यार देखिए मोदी जी, 21,600 रुपया मैंने लिया है, मेरे पास 18,000 का क्रेडिट था, उसके बाद बचता है ये 3,600। ये 3,600 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, बाकी आप समझिए। ये 3,600 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, बाकी आप समझिए। मोदी जी ने कहा मित्रों बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे दे दो, मैं समझ लूंगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि जब ए ने बी को सामान बेचा तो 3,600 रुपए आए मोदी जी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्या ये वाला फ्लो अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3,600 रुपए आ गए। जब ए ने बी को सामान बेचा तो क्रेडिट वगैरह यूटिलाइज करने के बाद 3,600 ये आ गया मोदी जी के पास। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि तो फाइनली ये गुड्स राजस्थान में कंज्यूम नहीं हो रहे, मतलब ये गुड्स राजस्थान से तो बाहर जा रहे, ये गुड्स राजस्थान में तो कंज्यूम हो ही नहीं रहे, ये गुड्स राजस्थान से तो बाहर जा रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी राजस्थान तुम तो वैसे ही 9,000 रुपया दबा के बैठे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी राजस्थान जी आप 9,000 रुपए दबा के बैठे हैं ना, लाइए 9,000 रुपए दीजिए हमको, जो भी कंज्यूमिंग स्टेट होगी उसको देंगे। ये 9,000 रुपया तो आप डिजर्व ही नहीं करते हैं, ये 9,000 रुपया तो आप डिजर्व ही नहीं करते हैं। 9,000 रुपया हम किसको देंगे? जो भी स्टेट कंज्यूमिंग स्टेट होगी उसी के पास हो जाएगा 9,000 रुपया। तो राजस्थान कहेगा हाँ नो इश्यूज, राजस्थान की जेब से ये 9,000 रुपया माइनस हो जाएगा
और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये 9,000 रुपया आ जाएगा। ये वाला स्टेप समझ में आया? ये वाला स्टेप समझ में आया? मोदी जी को ए से बी वाले ट्रांजैक्शन में 3,600 रुपए मिले और फिर मोदी जी ने कहा कि ये जो सामान है वो तो राजस्थान से निकल गया, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास ये जो 9,000 है ये तो राजस्थान के पास होना ही नहीं चाहिए। तो मोदी जी ने कहा ये 9,000 रुपीज आप हमको दे दीजिए, तो इन्होंने दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9,000 रुपीज आ गए हैं। क्या ये वाला ट्रांजैक्शन सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आओ अब देखो आगे क्या होता है। आगे क्या हुआ कि इसने बी के लिए परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? बी के लिए परचेज प्राइस हो जाएगा 1,20,000। बी के लिए परचेज प्राइस ये हो जाएगा ना 120। ये टैक्स वाले का तो इसको क्रेडिट मिल जाएगा। अब बी इस पर 20% का वैल्यू एडिशन करेगा। अब बी इस पर 20% की वैल्यू एडिशन करेगा 24,000 और ये टोटल आएगा 1,44,000। अच्छा ये बी मध्य प्रदेश का है और ये आगे भी मध्य प्रदेश को ही बेच रहा है, देख रहे हो? बी मध्य प्रदेश का है और ये आगे सी को भी मध्य प्रदेश में ही बेच रहा है, तो क्या लगाएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी या एसजी या आईजीएसटी? सीजीएसटी एसजीएसटी। तो ये 144 पे 9% 12,960 और ये 12,960। कितना आया टोटल? ये आया 169,920। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, बी ने ये जो लिया है क्या ये बी के लिए आउटपुट लायबिलिटी है? बिल्कुल लायबिलिटी है। बी के लिए दिस इज एन आउटपुट लायबिलिटी। तो 12,960 मैं यहां पर लिख दूं 12,960 और 12,960 मैंने बिल्कुल यहां पर लिख दिया। आउटपुट लायबिलिटी आउटपुट लायबिलिटी, ठीक है? बी के लिए हो गया तो 12,960 आउटपुट लायबिलिटी डन। सी के बारे में हमें कुछ करना ही नहीं है, सी फाइनल कंज्यूमर है, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है? बी जो है बी ने लिख दिया 12,960 इसकी आउटपुट लायबिलिटी है, ओके। बी के पास आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है 21,600। क्या बी इसको यूटिलाइज कर सकता है? बिल्कुल बी इसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है? बिल्कुल बी इसको बहुत आराम से यूटिलाइज कर सकता है। नाउ द थिंग इज कि बी इसको कैसे यूटिलाइज करेगा? 21,600 रुपीज का जो क्रेडिट है आधा आधा यूटिलाइज करेगा या पहले पूरा 12,960 सीजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लेगा, जो बचा कुचा होगा वो एसजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करेगा, या पूरा 12,960 एसजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लेगा, जो बचा कुचा होगा वो सीजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करेगा? कैसे करेगा? तो यहां इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन सरकार कहती है तुम्हारी मर्जी, कंप्लीटली तुम्हारी मर्जी। सरकार ने क्या बोला? सरकार ने कहा कंप्लीटली तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो 21,600 में से पूरा 12,960 सीजीएसटी माइनस कर दो, ठीक है? तो अगर मैं 21,600 रुपीज में से 21,600 में से 12,960 माइनस कर देता हूं, बचेगा कितना? 8,640। तो सरकार कहती है तुम्हारी मर्जी, तुम यहां पर 12,960 ले लो और यहां पर 8,640 ले लो, तो ये तो जीरो आ जाएगा और ये कितना बचेगा? 12,960 माइनस 8,640 कितना आएगा? ये मेरे ख्याल से ये आएगा 0 2 3 8 9 10 11 12 4,320। तो एसजीएसटी पे कर दो। या सरकार कहती है तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन है कि नहीं मैं पूरा 12,960 इसके अगेंस्ट ले लूंगा और जो बचा होगा, कितना बचा होगा? 8,640 ये बचा होगा, तो मैं यहां पर 4,320 यहां पर पे कर दूंगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। सरकार कहती है तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा अगर मन है कि नहीं मैं 21,600 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो 10,800 यहां पर ले लूंगा और 10,800 का डिडक्शन मैं यहां पर ले लूंगा और फिर मैं यहां पर भी 2,160 पे करूंगा, यहां पर 2,160 पे करूंगा। सरकार कहती है तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो तुम वैसे कर सकते हो। तुम्हारा मन कर रहा है नहीं मैं इधर 10,000 लूंगा और इधर मैं 11,600 रुपए का क्रेडिट लूंगा, तुम्हारी मर्जी। सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम क्रेडिट लेना चाहो ले सकते हो। अपने हिसाब से देख लो कि तुम्हें सबसे कम टैक्स पेबल कहां से आ रहा है, इसके ऊपर पूरा हमारा चैप्टर है, ठीक है? उसके बारे में तब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली यहां पर बस इतना सा पॉइंट है, सरकार कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं ठीक है, तो 12,960 का 12,960 पूरा का पूरा मैंने सीजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया। बचा कितना? 21,600 माइनस 12,960, 21,600 माइनस 12,960 कितना बचा? 8,640 बचा। ये मैंने एसजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया, ये मैंने एसजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया,
ठीक है, और अब मुझे कितना देना हुआ 12,960 माइनस 8640, मुझे देना हुआ सिर्फ 4,320। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मुझे देना कितना हुआ 4,320, और मैं कौन सी गवर्नमेंट को दूंगा? एग्जैक्टली आदित्य विनय, बिल्कुल सही है, कुछ भी करो, पे करो, पे करना है। ठीक है, मुझे कितना पैसा देना है 4,320, किसको दूंगा? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को। एसजीएसटी है, एसजीएसटी है, तो 4,320 मैं किसको दूंगा? मैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को दूंगा 4,320। तो इस वाले ट्रांजैक्शन में, बी से सी वाले ट्रांजैक्शन में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास कितना आएगा? 4,320। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास कितना आएगा? 4,320। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ जाएगा? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं गया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास गया 4,320। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास गया 4,320। सुनो मेरी बात अब ध्यान से, अब ना यहीं पर मजा है। अब जो भी है पूरे का पूरा चीज यहीं पर है, बाकी तो पूरा सब कुछ क्लियर है, यहीं पर है जो इंट्रिकेट चीज है। शुरुआत में 1 लाख का माल था, शुरुआत में 1 लाख का माल था, ये देखो। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी ऐड हुई? टोटल वैल्यू ऐसे ऐड हुई कि हमने इसको 1,44,000 रुपीज में बेचा, यानी 44,000 रुपीज की वैल्यू ऐड हुई। मतलब मैं कह सकता हूं 144 माइनस 1 लाख, टोटल कितनी वैल्यू ऐड हुई? 44,000 रुपीज की वैल्यू ऐड हुई। इस पर जरा 18% का टैक्स लगाओ, देखो कितना आता है। 44,000 पर 18% का टैक्स लगाओ, 7,920 आता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 लाख रुपए, ये भी तो वैल्यू थी 1 लाख रुपए। टोटल हमारी वैल्यू आई है 1,44,000 रुपीज की, टोटल हमारी वैल्यू ही आई है 1,40,000 रुपीज की। भाई ये भी तो वैल्यू ही थी ना, ये खरीदा थोड़ी था, ये तो रॉ मटेरियल वगैरह अपने आप लगाया था ना, वैल्यू एडिशन हुआ था ये। तो ये 1 लाख रुपीज वैल्यू एडिशन था। ठीक है, ये 20,000 रुपीज वैल्यू एडिशन था, ये 24,000 रुपीज वैल्यू एडिशन था। टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है 1,44,000 रुपीज का। ठीक है, टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है 1,44,000 रुपीज का। इस 1,44,000 पर एक बार 18% का लगाओ, देखो कितना आता है। 1,44,000 पर 18% का टैक्स लगाओ, ये आता है 25,920 आता है। इसका आधा आधा करो, 12,960, 12,960। ये मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये मिलना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को। बस मुझे अभी फिलहाल इतना बता दो, क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि भाई टोटल वैल्यू 144 की है, इस पे 18% का आपके पास टैक्स लगेगा, इसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, आधा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमिंग स्टेट मध्य प्रदेश है। इतना समझ में आ गया ना सबको? एकदम इतना समझ में आ गया? अब देखो, मध्य प्रदेश के पास जाना कितना चाहिए? 12,960। मध्य प्रदेश के पास है कितना? 4,320। मध्य प्रदेश के पास जाना कितना चाहिए? 12,960। मध्य प्रदेश के पास है कितना? 4,320। तो मध्य प्रदेश कहेगा कि अरे मुझे तो 8,640 और चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास होना चाहिए 12,960। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फ्रॉम दिस स्लाइड। यस, इस वाले से एकदम क्लियर हो रहा है कि भाई 1,44 की वैल्यू है, इस पर 25,920 का टैक्स है, 12,960 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, 12,960 मध्य प्रदेश के पास जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के पास आया कितना? आया तो 4,320। तो 12,960 में से अगर मैं 4,320 माइनस करूंगा तो मध्य प्रदेश कहेगा भाई मुझे 8,640 रुपए और दो। मध्य प्रदेश कहेगा मुझे 8,640 रुपीज और दो। तो ये किससे मांगेगा? मोदी जी से, बाप से मांगेगा। भाई पिताश्री दीजिए, हम तो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, पिताश्री कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये कहेगा मोदी जी 8,640 रुपीज और दीजिए। मोदी जी कहते हैं बिल्कुल चिंता मत करो। 8,640 रुपीज यहां से निकाले जाएंगे और 8,640 रुपीज यहां पर ऐड कर दिए जाएंगे। मिलाओ, टोटल करो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल कितना आया? दिस इज अ गूज बम्प्स मोमेंट। 9,000 रुपीज, 9,000 प्लस 3,600 प्लस 9,000 माइनस 8,640, कितना आया? 12,960। राजस्थान के पास कितना आया? 9,000 माइनस 9,000, 0। और मध्य प्रदेश के पास कितना आया? 4,320 प्लस 8,640, 12,960।
क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? बोलो निश्चय। यस, मैंने पहले ही समझ गया था। ओह, सीजी विल पे द रेस्ट ऑफ इट, दैट इज 8640। अ बिग यस। मुस्कान यस। धात्रिका, सपना गजब यस। फील आ गई। रौनक यादव डिस्टेंट फॉरएवर, मालिनी सक्सेना क्लियर, विनय, अंश, करिश्मा, प्राची, पवन, अमेजिंग अमेजिंग। तो इस तरह से जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों लेवल पर सॉल्व किया। ठीक है, इस तरह से जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों लेवल पर सॉल्व किया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब हमारे पास सेंट्रल सेल्स टैक्स था तो वो लगता था गुड्स के सेलिंग पर। जब हमारे पास सर्विस टैक्स था तो वो लगता था सर्विसेज के प्रोविजन पर। मतलब बोला जाता था व्हेन यू सेल गुड्स यू चार्ज सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, या बाद में वैट। व्हेन यू प्रोवाइड सर्विसेज देन यू चार्ज सर्विस टैक्स। ठीक है, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स कब लगता था? जब आप गुड्स को बेचते थे। सर्विस टैक्स कब लगता था? जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अब क्योंकि दोनों मिल गए हैं तो कोई एक ऐसा वर्ड निकालो सर जिसको बोलते ही लगे कि हां इस पर जीएसटी लगेगा, और वो वर्ड निकाला गया सप्लाई। वो वर्ड निकाला गया सप्लाई, कि अगर आप गुड्स बेचोगे ना ना, गुड्स की सप्लाई करोगे तो जीएसटी लगेगा। आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे ना ना, सर्विसेज को सप्लाई करोगे तो जीएसटी लगेगा। तो एक ऐसा वर्ड जो कि गुड्स के बेचने को भी जस्टिफाई कर रहा है और सर्विसेज के प्रोवाइड करने को भी जस्टिफाई कर रहा है, वो है द वर्ड सप्लाई। तो अब हम लोग यहां पर बोलते हैं कि जीएसटी इज लेवीड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और both. GST is levied on the supply of goods or services or both. और अब कल से हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी हो गया। अब आपके स्टडी मटेरियल में जो चैप्टर नंबर 1 है उसको बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में, ऑल्दो मई 25 वाला आईसीएआई का स्टडी मटेरियल अभी आया भी नहीं है, उसको बिल्कुल भी नहीं देखा है। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखोगे, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि रेलिवेंट होंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट होंगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको इवेंचुअली समझ में आएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको इवेंचुअली समझ में आएंगी। तो कल से वील बी स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज सप्लाई। सप्लाई वर्ड पर एक पूरा चैप्टर है भाई साहब, और अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। सप्लाई वर्ड पर एक पूरा चैप्टर है और अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। तो हम लोग सप्लाई का मतलब समझेंगे। आप मान के चलो 6-7 दिन, अब जो मेरे ख्याल से इस पूरे हफ्ते में, अभी 6 क्लासेस आपकी बची हैं सैटरडे तक, इस पूरे हफ्ते में हम लोग सिर्फ सप्लाई के बारे में ही बात करेंगे और किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये होगा तो ये सप्लाई, 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 ठीक है। मैंने कह रहा कल सेकंड चैप्टर खत्म, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, सेकंड चैप्टर लंबा चलेगा, ठीक है। तो आई होप यू गाइस सीरियसली एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। मिलते हैं कल दोपहर को, कल सुबह मिलते हैं 10:15 बजे, ठीक है। कल सुबह मिलेंगे हम लोग 10:15 बजे, और हम लोग इनकम टैक्स की क्लास कंटिन्यू करेंगे। बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, जनरल टैक्स रेट्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।